हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स अनअकैडमी चैनल पर। और आज हम लोग जो है वो सेवन्थ क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका जो 12th चैप्टर है जिसके अंदर प्लांट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी पादपों में किस तरीके से प्रजनन होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन से पार्ट जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं पादपों में, इसकी चर्चा हम लोगों ने 6th क्लास की एनसीईआरटी में करी थी। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो भी देखिएगा। अब हम लोग जो है आज बात करेंगे कि उसमें जैसे आपके पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, वो पादपों के कौन से हिस्से करते हैं, उन सब चीज़ों की चर्चा हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। मेरे बारे में कुछ जानकारी, सुरेश ठोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, मेरा टेलीग्राम चैनल, ये मेरा ST10 कोड है जिसको यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। क्रैक MPPSC एंड व्यापम विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मिलता है आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, यानी आप टॉप एजुकेटर्स हैं। और एक बार यदि आप ST10 कोड यूज़ करके एनरोल करते हैं तो यहाँ से आपको जो है वो बहुत सारे एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलता है। और बहुत सारे लोग जो ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में पढ़ाते थे आज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हैं और आप उसका बेनिफिट बहुत ही कम चार्जेस के अंदर 1 ईयर के लिए 6,300 और 2 ईयर के लिए 7,560 के में ले सकते हैं। जैसे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, यदि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके चार्जेस हैं आपके पास में 7,000। बट यदि आप मेरा रेफरल कोड ST10 यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप एनरोल हो सकते हैं 6,300 में। यदि आप 2 ईयर्स के लिए एनरोल करते हैं तो चार्जेस है 8,400। बट यदि आप ST10 कोड यूज़ करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ ये हो जाएगा आपके पास 7,560। 7,560 के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं फॉर 2 ईयर्स। अब देखो क्रैश कोर्स, ये मेरा क्रैश कोर्स क्या है, फुल कोर्स ही है, बस नाम मेंशन हो गया है यहाँ पर क्रैश कोर्स। ये बायोलॉजी का कोर्स चल रहा है और आज शाम को 7:30 पे क्लास है। आपने यदि ज्वाइन नहीं किया है तो बायो के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये कि एनसीईआरटी में जो बेसिक चीज़ें दी उसको डिस्कस करते हैं, जबकि वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म पर है वहाँ पर आपकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको लेकर के चलते हैं। तो देखो पादपों में जनन में हम आज चीज़ें जैसे आपके पास में अलैंगिक जनन क्या होता है यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी मुकुलन क्या होता है या बडिंग क्या होता है उसके बारे में, या एम्ब्रायो जैसे भ्रूण है, प्रकीर्णन है जैसे फर्टिलाइजेशन है उसके बारे में कि फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है, फ्रेगमेंटेशन एक तरीके से जैसे हो गया आपके पास में खंडन हो गया, गैमेट्स हो गया, है ना, आपके पास में युग्मस हो गए, बीजांड हो गए, इसके अलावा आपके पास परागकण हो गए, इसके अलावा लैंगिक जन होना हो गया आपके पास में, बीजाणु हो गए, बीजाणुधानी हो गई, परागकोश हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कायिक प्रवर्धन, युग्मनस, परागकण, स्त्री केशर, पुंकेशर, इन सब चीज़ों को लेकर के हम जो है वो आज इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। देखो इसमें ये दिया गया है कि हम लोग आखिर प्रजनन करते क्यों हैं, यानी रिप्रोडक्शन का यूज़ क्या है। तो हम कोई भी प्रजाति है वो अपने आप को वायुमंडल यहाँ पर बनाए रखने के लिए, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, वो प्रयास करता है या उसको यहाँ पर बनाए रखने की आवश्यकता है। और यदि प्रजनन नहीं होगा या रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो किस तरीके से जो है अपनी प्रजाति को बचाए रखेगा। तो अपने आप को बनाए रखने के लिए या अपने ही जैसी प्रजाति जो है या अपने ही जैसे जीव है उसका जनन करना और आगे की पीढ़ियों को बनाए रखना, ये तरीका होता है इसमें ना। तो माता पिता की संतति का जन्म जनन कहलाता है, इस तरीके से होता है। अब देखो इसमें हम जो है वो पादपों के अंदर पढ़ रहे हैं, तो पादपों के अंदर जैसे जो जनन में पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर या जैसे अपन ये कहें कि जैसे 2 प्रकार के जनन हैं हमारे यहाँ, लैंगिक और अलैंगिक। जैसे लैंगिक और अलैंगिक जनन है, पहले ये देखते हैं। तो जैसे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन में एक ही पेरेंट होता है, यानी आपके पास में एक ही पेरेंट होगा, यानी एक माता पिता में से कोई एक होगा। और लैंगिक जनन जो है इसमें 2 पेरेंट होते हैं, एक मदर होते हैं एक फादर होते हैं, और फिर इनके कारण से एक नई संतति या नए जीव की उत्पत्ति होती है जिसे हम चाइल्ड बोल सकते हैं। तो ये चीज़ लैंगिक जनन है, ये आपको प्लांट में भी मिल जाएगा, एनिमल वगैरह में भी मिल जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं जैसे प्लांट वगैरह, एनिमल वगैरह, उनमें सामान्यतः लैंगिक जनन ही पाया जाता है।
लेकिन अलैंगिक जनन जो है वो जैसे कम डेवलप्ड होते हैं थोड़े से, ये कहना ठीक है, और कुछ मामलों में ठीक भी नहीं भी है। लेकिन जैसे अमीबा वगैरह है या बैक्टीरिया वगैरह है, तो उनके अंदर, या जैसे यूनिसेलुलर होते हैं, उनके अंदर ज़्यादातर अलैंगिक जनन पाया जाता है। जैसे अमीबा के अंदर देख लो कि किस तरीके से उसमें बाइनरीज हो आपके पास में, फिजन होता है, ब्रेक होता है, एक तरीके से टूटेगा वो 2 पार्ट्स के अंदर। तो ये लैंगिक जनन हो गया। अलैंगिक मतलब जिसमें एक ही पेरेंट हो, यानी एक ही पेरेंट से निर्माण होना। लैंगिक जनन मतलब 2 पेरेंट हैं उनसे निर्माण होना। सामान्य जैसे लैंगिक जनन में बीज वगैरह जैसे पादप होते हैं तो वो बीज के थ्रू विकसित होते हैं, या जैसे पुष्प वगैरह के अंदर भी इस तरह की चीजें पाई जाती है, तो वो देखेंगे अपन लोग। ठीक है, तो अलैंगिक जनन मतलब एक पेरेंट, लैंगिक जनन का मतलब हो गया 2 पेरेंट। अब जैसे पादपों की बात कर रहे हैं, तो पादपों के अंदर कौन से भाग हैं जिनके द्वारा, जैसे मूल है, तन्ना है और पत्तियां हैं, इनको हम कायिक अंग या वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। जब अलैंगिक जनन होता है तो इनमें से कोई पार्ट जो है, मूल में से, तन्ने में से या पत्तियों में से, यानी कायिक अंगों में से, वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर, या इनमें से कोई हिस्सा जो है वो पार्टिसिपेट करेगा किसके अंदर, अलैंगिक जनन के अंदर। देखो, अलैंगिक जनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में इनको बीजों से प्राप्त होते हैं। कैसे सर, ये देखो, जैसे अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। किस तरीके से होते हैं, तो जैसे कोई स्टेम काट लिया आपने किसी पादप की, उसको ले जाके फिर आपने जमीन में इस तरीके से लगा दिया, फिर आपने उसको खाद दिया। जैसे मान लो कि ये पादप है, इस तरीके से, ये इस तरीके से पादप है, इसके आपने ये वाली स्टेम काट ली, काट करके आपने यहाँ पर लगा दिया, इसको जमीन के अंदर आपने लगा दिया, उसको खाद दिया, पानी दिया, कुछ समय बाद में ये विकसित होना शुरू हो जाएगी। तो ये इस तरीके से जो होते हैं वो, या कोई पत्ती होती है कुछ के अंदर, उससे भी विकसित होते हैं, या जैसे आलू वगैरह देखा होगा, उसमें भी इस तरीके से बारबड्स वगैरह निकले होते हैं, उनसे विकसित होते हैं। तो इसके अंदर एक ही पेरेंट होता है, उससे विकास होना शुरू हो जाता है, जैसे पादपों में स्टेम वगैरह का प्रयोग करके, खाद दे करके। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि बीज जो होता है ना, बीज से यदि जनन हो तो वो उसमें काफ़ी सारा वक्त लगता है, क्योंकि इसमें पहले ही बीज फूटेगा, फिर उसके अंदर अंकुरित होगा, उसके बाद जो है सारी चीज़ें धीरे 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 ग्रो करेंगी। जबकि ये जो अलैंगिक जनन होता है, जिसके अंदर किसी पादप का कोई भाग लेकर के, तन्ना, आपके पास में जड़, या आपके उसके पत्ती, इनमें से किसी से यदि जनन हो तो उसे अलैंगिक जनन बोलेंगे। और ये थोड़ा सा फास्ट होता है, तो प्लांट जो है वो फास्ट ग्रो करता है। एक तो ये ध्यान देना, प्लांट फास्ट ग्रो करता है। दूसरी चीज़ है कि अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि जैसा वो प्लांट खुद है, सेम एकदम कार्बन कॉपी समझो आप, सेम या कार्बन कॉपी उससे प्रोड्यूस होगी, कार्बन कॉपी उससे प्रोड्यूस होती है। जबकि लैंगिक जनन होता है जिसके अंदर 2 पेरेंट होते हैं, तो क्योंकि कुछ मदर की साइड से कुछ उसके अंदर जो है वो गुण आएंगे जेनेटिक, और कुछ फादर की तरफ से आएंगे, तो एक नए टाइप के एक बेबी होगा। जबकि अलैंगिक जनन के अंदर यदि अपन देखें, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एकदम कॉपी होती है, जिस पेड़ से आपने वो डाल काटी है या स्टेम लिया है, उसी जैसा एग्जैक्ट वही चीजें उसके अंदर आएगी। कुछ पादपों के अंदर जैसे बीज भी नहीं होते, तो उसके अंदर जिनके बीज नहीं होते उनके अंदर अलैंगिक जनन ही आपको देखने को मिलेगा। आलू में कभी आपने बीज देखा, आलू काटा है तो नहीं मिलेगा आपको। शकरकंद के अंदर बीज दिखा, आपको नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से उनमें अलैंगिक प्रजनन होता है। तो इसमें देखो, जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बताया गया है कि पादपों में किस तरीके से जनन होता है, उसको समझाने की कोशिश करिए, और यहाँ पर अलैंगिक जनन की बात है। तो ये एक प्रकार के अलैंगिक जनन है, वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है, या इसे कायिक प्रवर्धन बोल दीजिए, जो उसके वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है, जिसमें हमने देखा था कि तन्ना है, जड़ है, पत्ती है, उस हिस्से से, तने से, जड़ से किसी पेड़ के, या किसी पेड़ के पत्ती वाले हिस्से से, जैसे मूल हो गया, तन्ना हो गया, ये पत्ती हो गया, या किसी कली यानी मुकुल हो गया, बडिंग हो गई, तो इससे जो होता है, इसके इस हिस्से से बड्स होते हैं, उन हिस्से से यदि कभी जनन हो तो उसे कायिक, ये कायिक भाग हो गया उसका, ये कायिक भाग हो गया। और यदि ये जनन के अंदर, या अपन कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसे कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त होगा। चूंकि जनन पादप के कायिक हिस्सों से होता है, इसलिए इसे कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, या इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ये पादप है, किसी गुलाब के तन्ने की कलम से ले लो, ये इसके अंदर वेजिटेटिव, या जैसे अपन कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात की गई है कि किस तरीके से, जैसे ये पर्व संधि वाला भाग है, ये वाला संधि वाला भाग है,
या जैसे इसके ये यहाँ पर इस हिस्से को देखो आप, जहाँ से ये इसकी पत्तियां निकली हुई है, यहाँ से एक कलिका जुड़ी हुई है इस तरीके से, ये बार इस तरीके से निकली हुई है, ये गुलाब का फूल है इसके अंदर। तो ये जो हिस्सा है इसको आप यहाँ से लेकर के, ये वाला हिस्सा है, इनको काट करके यदि आप जमीन के अंदर लगा दो यहाँ, तो ये जो है वो जनन करने लगेंगे, तो इसीलिए इसे अलैंगिक। तो गुलाब का जो पौधा है उसके अंदर अलैंगिक जनन दिखेगा आपको। तो ये समझाने की कोशिश करेगी गई कि किस तरीके से कौन सा पार्टिसिपेट है। वहां से देखो, यहाँ से एक नया पादप निकल सकता है, पूरा का पूरा यहाँ से एक पेड़ का विकास हो सकता है, या जैसे अक्ष से जुड़ी यह वाली जो कलिका है, यहाँ से भी एक नए पूरे पेड़ का विकास हो सकता है, यदि इसे जमीन में लगा करके प्रॉपर तरीके से यदि आपको इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह दिया जाए। तो आपने पुष्प कलिकाओं में से पुष्पों को खिलते देखा होगा, स्वाभाविक देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष यानी पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं देखी होगी, मुकुल देखे होंगे या बड्स देखे होंगे। बिल्कुल जैसे बाहर की तरफ, जैसे मान लो कि कोई है तो इस तरीके से, जैसे ये पत्ती है तो इस पत्ती के ये जैसे इस तरीके से कुछ बाहर इस तरीके से इससे निकले रहते हैं, उन्हें बड्स बोलते हैं या मुकुल बोलते हैं। ये और इसके ये जो होते हैं बड्स बाहर निकलते हैं, उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो विकसित हो जाए पूरे पूरे पादप के रूप में। इस तरीके से पत्ती के अंदर भी होता है, या आलू के अंदर भी इस तरीके से बड्स निकले रहते हैं। आपने देखा होगा कि आलू के अंदर भी आंख जिसको कह देते हो आप, एक तरीके से बड्स है वो, तो वो भी पूरा जो इस हिस्से को यदि आप काट करके लगा दो तो ये पूरा का पूरा आलू की तरह विकसित हो सकता है, पूरे आलू के अंदर। तो इस तरीके से तो ये बहुत सारे बड्स निकल जाते हैं आलू के अंदर, तो एक ही आलू जैसे बहुत सारे आलूओं को जन्म दे देता है। एक आलू अपने गाढ़ा बहुत सारे आलू से निकल जाएंगे। तो ये कलिकाएं जो होती है, जो अपन ने देखा था अभी, प्रहर यानी अंकुरों के रूप में विकसित होती है और काई कलिकाएं कहलाती है, और इसी से जैसे पेड़ बन जाता है। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां होती है, दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती है। काई कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती है। मैंने अभी बताया था ना आपको, ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा, ये वाला हिस्सा, जैसे है ना ये कलिका, ये आपके पास में एक तरीके से पूरा पौधा बना सकते हैं। और ये वाला जो पर्वसंधि वाला हिस्सा है, यहाँ से भी पूरा का पूरा आपके एक पूरा पौधा जो है वो रिप्रोड्यूस हो सकता है। तो स्टेम से हो सकता है, यानी तन्ने से हो सकता है, उसके जड़ों से हो सकता है, उसके पत्तियों से हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीकों से जनन जो आपके पास अलैंगिक जनन होता है। जैसे ये बड्स निकले हुए आलू के अंदर, ये वाला हिस्सा, जैसे इनको आप लगा दो तो यहाँ से एक नया आलू विकसित हो जाएगा। यहाँ से ये देखो, इसके अंदर किसी बीज की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है, यदि बीज से नहीं हो रहा है तो ये बहुत जल्दी इस तरह की चीजें, आलू आपने सबने घरों में देखा होगा पड़े रहे तो इस तरीके से, तो ये इसको यदि आप प्रॉपर तरीके से यदि आप इसको पोषक तत्व वगैरह पानी वगैरह दो तो ये विकसित हो जाएंगे। पोषक तत्व है या पानी वगैरह की अवेलेबिलिटी इनको कराओ तो ये विकसित हो जाएंगे। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। अदरक का एक टुकड़ा जिसमें नए पादप अंकुरित हो रहे हैं, जैसे देखो ये अदरक से हो सकता है, शकरकंद हो सकता है आपके पास में, ये सारी चीजें जैसे है ना इस तरीके से विकसित हो रहा है, यहाँ से नए पादप का विकास हो सकता है। इसी तरीके से जैसे ब्रायोफिल्म होता है, में पत्ती के अंदर भी बड्स होते हैं। ब्रायोफिल्म देखो कौन सा है उसमें, देखो ये देखो यहाँ पर इस तरीके से निकला है, ये ब्रायोफिल्म की पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं इस तरीके से निकली हुई है। ये देखो ये वाला हिस्सा, ये पूरी तरीके से पादप के रूप में विकसित हो सकता है। तो इसकी पत्तियां जो है वो भी अलैंगिक जनन करने में सक्षम है। अलैंगिक का मतलब हो गया एक ही पेरेंट, तो इस पत्ती से भी ये देखो एक अलग नए पादप विकसित हो सकता है। यहाँ से ये किसके अंदर होता है, ब्रायोफिल्म के अंदर होता है, वो पत्तियों के अंदर होता है। पार्श्वसंधि हम लोगों ने देखी, तो अलग अलग हिस्से होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं या विलगन हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। मैंने कहा ना कि अलैंगिक जनन होता है, पहले से विकसित होते हैं, पहले से डेवलप होते हैं। यदि बीज से विकसित होंगे तो लंबा समय लगेगा, लेकिन जो कायिक प्रवर्धन मतलब जो हिस्सा उसका पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे आप तने से करवा रहे हो, जड़ से करा रहे हो, पत्तियों से करा रहे हो, इससे जो पेड़ विकसित होगा वो जल्दी होगा। बीजों में उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं, जिसका कारण मैंने आपको समझा दिया। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होता है। मैंने कहा ना कार्बन कॉपी होता है जो अलैंगिक जनन होता है, क्योंकि वो एक से ही विकसित होता है ना, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। जबकि लैंगिक जनन में एग्जैक्ट नहीं होगा, ये समझिएगा, क्योंकि दोनों के गुण आएंगे। इसी तरीके से इसे बडिंग बोलेंगे। बडिंग या मुकुलन क्या होता है सर? बडिंग या मुकुलन का मतलब हो गया, जैसे ईस्ट है, आपने नाम सुना होगा। जो ईस्ट होता है, ईस्ट कोशिका होती है, यदि इसको ठीक तरीके से आपको इसके फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाए या वायुमंडल मिल जाए, इसको फेवरेबल वायुमंडल मिल जाए इसको, तो ये इस तरीके से धीरे धीरे जैसे इसके अंदर इस तरीके से ये बड़ निकलने लगेंगे इसके अंदर, इस तरीके से यही वाला हिस्सा धीरे धीरे आप देखोगे इसको सूक्ष्मदर्शी से दिखेगा आपको
कि आपने इसको ठीक से यदि एनवायरनमेंट दिया है तो ये अलग होने लगेगा। धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये मुकुल श्रृंखला बन गई, काफ़ी सारे अलग होंगे और ये फिर नए ईस्ट के रूप में विकसित हो जाएंगे। इस तरीके से आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इस तरीके से ये बनता है। पाउडर वगैरह भी आता है ईस्ट वगैरह का। तो देखो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अलग हो गया। तो ये भी एक तरीके से एक ही जो है जीव है उससे ही इस तरीके से विकसित हो रहे हैं। तो इसे हम लोग जो है वो अलैंगिक जनन कहते हैं या मुकुलन कहते हैं, यानी बर्ड्स निकले, मुकुल बर्ड्स निकले और फिर उसी से जनन हो गया। तो इसे अलैंगिक जनन के रूप में जानते हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं करते, इंसानों वाली चीज़ें तो आपको पता है। इस कोशिका से बाहर निकले वाले छोटे बल्ब जैसे जैसे मैंने कहा बर्ड्स होते हैं, प्रवर्त मुकुल या कली कहलाते हैं। मुकुल या बर्ड्स जो है क्रमशः वृद्धि करते हैं और जनक कोशिका से विलग होकर के नई कोशिका का निर्माण करते हैं, ये मैंने बता दिया। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती है। तो ये इस तरीके से फिर डेवलप हो जाएगी, फिर वही काम आगे करेगी। कभी कभी नवी जो मुकुल है से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, इससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है, जो अपन ने देखा था कि किस तरीके से डेवलप होता है। अब देखो खंडन या फ्रेगमेंटेशन है ये किस तरीके से, जैसे ये आपके शैवाल वगैरह जो होते हैं उसके अंदर होता है। जैसे पानी होता है ना, समूह आप तालाब वगैरह में देखोगे तो एक जैसे कोई शैवाल है इस तरीके से। अब इसका फ्रेगमेंटेशन हो गया, यानी ये दो स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हो गया, ये एक तरीके से दो स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हो गया। फिर ये जैसे एकदम परिपक्व हो जाएगा, ये भी परिपक्व हो जाएगा, फिर इसका फर्दर आगे फ्रेगमेंटेशन या खंडन होगा, इसका आगे फिर फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगा या खंडन होगा। और ये भी एक तरीका है अलैंगिक जनन का। ये आपके सामान्यतः एक शैवाल के अंदर पाया जाता है, स्पाइरोगोइरा बोलते हैं इसको। एक खंडन में खंडन किस तरीके से होता है, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन और घूर्णन करने लगेंगे, बहुत तेजी से इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन होने लगेगा। तो ये एक तरीके से फ्रेगमेंटेशन भी जो है या अलैंगिक जनन का एक तरीका है। फ्रेगमेंटेशन भी अलैंगिक जनन का तरीका है। तो कभी पूछ ले निम्न में से कौन से तरीके होते हैं, तो एक फ्रेगमेंटेशन है, ये ध्यान रखिएगा, जो एक तरीके से ब्रेक हो गया बहुत तेजी से। शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं, ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि करते हैं, फिर आगे ये प्रक्रिया आगे निरंतर चलती रहती है, फैल जाते हैं बहुत पूरे, जैसे आपके तालाब है तो सब जगह शैवाल ही शैवाल हो जाते हैं और उनमें बहुत तेजी से यदि सही खाद वगैरह मिले तो जब भी तो कहते हैं ना सुपोषण की क्रिया होती है, जिसके अंदर सुपोषण का मतलब नाइट्रोजन वगैरह खाद वगैरह ज़्यादा मिले। जहाँ पर आप जैसे शहरों के या नगरों के जैसे अपशिष्ट डालते हो या जैसे खेतों से जो आपने यूरिया वगैरह डाला है वो नाइट्रोजन वगैरह यदि किसी तालाब में आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पोषण मिलेगा शैवाल वगैरह को, वो विकसित हो जाएंगे, तो वहाँ पर दूसरी जो प्रजातियां उनको नष्ट कर देंगे। इस क्रिया को सुपोषण कहते हैं। तो इनमें फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। एक इसी तरीके से स्पोर होते हैं या आपके पास में बीजाणु होते हैं। देखो ये जैसे एक पादप है तो ये इसके बीजाणु है, इसके अंदर ये बीजाणु है, ठीक है ना। ये कवक के अंदर होता है, कवक के अंदर किस तरीके से होता है, तो ये बीजाणु वाला हिस्सा है, ये जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ये बीजाणु होता है, इनके ऊपर एक खोल होता है, एक तरीके से इस तरीके से खोल बना होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है लंबे समय तक। लेकिन जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है ये लेयर टूटती है और ये फिर एक नए जीव के रूप में विकसित होने लगते हैं, तो इन्हें बीजाणु स्पोर के रूप में जानते हैं। तो है ये विकसित होने लगते हैं। तो ये कवक किस तरीके से करते हैं, तो इनका एक अलग ही पार्ट होता है कवक के अंदर जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, जिसको हम स्पोर या बीजाणु बोलते हैं, किसके अंदर, कवक के अंदर। और ये इसके चारों तरफ एक कवक इस तरीके से कवच बना रहता है, इस तरीके से कवच बना रहेगा, फिर वो ब्रेक हो जाएगा, जैसे ब्रेक होगा तो ये इस तरीके से ये डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो बीजाणु के द्वारा या स्पोर के द्वारा कवक है। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, मैंने बताया ना बाहर, इसलिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है विकसित हो जाता है। ये इस तरीके से आपको दिखाया कि बीजाणु उत्पन्न करने वाले क्षेत्र कौन से होते हैं। तो स्पेशल भाग होते हैं इनके, यहाँ से ये उत्पन्न होते हैं, चारों तरफ एक कवर होता है, लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं और फिर एक टाइम आता है जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो फ्रन के अंदर ये दिखाया हुआ है कि किस तरीके से ये जनन करते हैं, है ना, बीजाणुओं के द्वारा, स्पोर के द्वारा। ये भी अलैंगिक जनन का प्रकार है। अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी तो अंकुरित हो जाएंगे, नए जीवों में विकसित हो सकते हैं। मोस हो गए, फन हो गए, जैसे पादप हो गए, तो इस तरीके से ये विकसित होते हैं, जैसे आपने ब्रेड वगैरह के ऊपर देखा होगा। अब देखो लैंगिक जनन है, ये आपके पास में कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पादपों के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या लैंगिक जनन है, इसमें क्या होता है कि कुछ दो, एक तरीके से देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पादपों के अंदर जो पुष्प होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी पौधे के अंदर पुष्प है, धीरे धीरे वहां पर फल लग गया और पुष्प के आसपास जो पुष्प था उसके जो पत्ते वगैरह थे वो झड़ने लग गए। तो पुष्प जो होता है
या फ्लावर जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है, वो पार्टिसिपेट करता है किसमें, रिप्रोडक्शन में। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसके अंदर एक के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक पुष्प है ये, इसके अंदर मेल गैमेट्स भी प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट्स भी प्रेजेंट है। तो एक ही पुष्प के अंदर हो गए तो इनके अंदर जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर आपके पास में जाइगोट बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा और उसी तरीके से ये डेवलप होने लगेगा। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर सिर्फ मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो दूसरे पुष्प के अंदर सिर्फ फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसी माध्यम से, किसी तरीके से ये मेल गैमेट्स जो हैं पुष्प के, किसी तरीके से इस तरीके से फीमेल गैमेट्स तक पहुंच जाते हैं, जो कि आपके हवा के माध्यम से पहुंच सकते हैं, पानी के माध्यम से पहुंच सकते हैं, जानवरों के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो ये मेल गैमेट्स जब फीमेल गैमेट्स तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर जाकर के फिर ये आपके पास में इनके बीच में निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रायो बनता है और फिर पूरी तरीके से एक बीज बन करके पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। तो देखो ये आपके पास में जैसे कोई पुष्प है, अपन ने देखा था 6th क्लास वाले में, याद होगा कि तो ये कोई पुष्प होता है, उसका बीच वाला भाग है ना सामान्यतः ये स्त्री केशर होता है, जिसके अंदर इस तरीके से ओवेरी प्रेजेंट होती है। ये इस तरीके से ओवेरी प्रेजेंट होती है, ये वाला हिस्सा स्त्री केशर, मतलब कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्त्री केशर का मतलब हो गया फीमेल। और इससे के अंदर यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला वर्तिकाग्र है इसका, इसको सपोर्ट देने के लिए ये वर्तिका है। और यहाँ पर जैसे कोई भी मेल गैमेट्स आके गिरेगा तो ये फिर वर्तिका से होते हुए इस जगह पे अंडाशय के अंदर पहुंचेगा, इस ओवेरी वाले पार्ट के अंदर, इसके अंदर पहुंचेगा, इस ओवेरी वाले में। यार यहाँ पर ओवेल्स होते हैं, उसको हम बीजांड के रूप में जान सकते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और उसके अंदर जाकर के जब यानी फीमेल गैमेट्स होते हैं, ये जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, इससे जब ये प्राकोश वाला हो गया, ये आपके पास पुंकेशन यानी ये पुरुष वाले हो गए, ये मेल जो आपके पास में रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये प्राकोश कहलाएगा। और यहाँ से जैसे आपके पास में मेल गैमेट्स जो है वो किसी तरीके से यहाँ पर आके गिरते हैं वर्तिकाग्र पर, फिर धीरे से ये इस ओवेरी के अंदर आते हैं, फिर यानी यहाँ फीमेल गैमेट्स से मेल गैमेट्स मिलते हैं। और ये मेल गैमेट्स जो फीमेल गैमेट्स से मिलेंगे तो यहाँ पर जो है वो आप एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट फिर अगेन डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, एम्ब्रायो के अंदर डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रायो के अंदर डेवलप हो जाएगा, भ्रूण के अंदर हो जाएगा। ये युग्मनस बन गया, आई थिंक इसको एम्ब्रायो को हिंदी भ्रूण कहते हैं। तो इनके थोड़े हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में नाम अजीब है इनके, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। तो देखो लैंगिक जनन किस तरीके से, तो पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, देखे थे हम लोगों ने 6th क्लास में। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, पुंकेशर नर जनन अंग है, अभी बताया मैंने आपको, एक स्त्री केशर होता है बीच में इस तरीके से रहता है, इसके चारों तरफ फूल के अंदर देखा करो आप इस तरीके से पुंकेशर इस तरीके से चारों तरफ विकसित रहता है, इस तरीके से चारों तरफ पुंकेशर है, बीच में इस तरीके से स्त्री केशर होता है। तो बहुत सारे पुंकेशर और एक बीच में स्त्री केशर, ठीक है ना। स्त्री केशर मादा जनन अंग होते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेशर अथवा केवल स्त्री केशर होते हैं उन्हें एक लिंगी पुष्प बोलेंगे, जिसके अंदर मैंने कहा ना एक ही पार्ट हो, या तो पुंकेशर हो या स्त्री केशर हो तो उसे एक लिंगी बोलेंगे। लेकिन जिसके अंदर दोनों हो उसे द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे। जैसे एक ही के अंदर पुंकेशर भी है स्त्री केशर भी है, तो स्त्री केशर बीच में पुंकेशर वगैरह ने घेर रखा है, तो इस तरह के होते हैं। जैसे मक्का हो गया, पपीता हो गया, ककड़ी हो गया, खीरे हो गए, ये एक लिंगी पुष्प होते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, खीरे, ये एक लिंगी होता है। इनका मतलब इनके अंदर एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है मेल और फीमेल में से। जबकि जैसे सरसों है, गुलाब है, आपके पास पेट्रोनिया है के पौधे जो होते हैं ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं, यानी इसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो एक ही पुष्प के अंदर ये चीजें हो सकती है। तो परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं, जो मैंने देखा था परागकोश, जैसे जो मेल गैमेट्स को बनाएंगे। देखो ये वाला परागकोश है, यहाँ से आपको मेल गैमेट्स जो है वो मिलते हैं। स्त्री केशर में वर्तिकाग्र वाला भाग है, वर्तिका है और फिर अंडाशय नीचे, मैंने सबसे ऊपर वर्तिकाग्र बोला, फिर वर्तिका, फिर इस तरीके से देखो ये देखा था ना अपन, ये वर्तिकाग्र हो गया, इसको सपोर्ट देने के लिए वर्तिका हो गया, ये आपके फाइनली जो यहाँ पर जो निषेचन या फर्टिलाइजेशन या जाइगोट बनने की क्रिया है वो इस जगह पे होती है इनके, ठीक है ना, ओवेरी वाले पार्ट में। तो ये लोग हम लोग देख ही चुके पहले। तो देखो अंडाशय में या एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनस बनता है, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। और देखो ये रहा आपके पास में वर्तिकाग्र हो गया, ये वाला, ये आपके पास में स्त्री केशर का पार्ट है, ये स्त्री केशर है, ठीक है। ये देखो पुंकेशर है, ये पुंकेशर है, एक ही किसके अंदर, एक ही पुष्प के अंदर। ये परागकोश वाला है, यहाँ से मेल गैमेट्स होगा,
वो इस फीमेल गेमेट्स के ऊपर जाएगा, फिर यहाँ इसके नीचे ओवेरी वाला पार्ट है उसमें पहुंचेगा, और फिर यहाँ से युग्मनस बनेगा और बाकी चीज़ें डेवलप होगी। तो इसे स्वपरागण कहते हैं, क्योंकि एक ही स्व मतलब खुद के अंदर ही, एक ही पुष्प के अंदर है, इसे दूसरे किसी पुष्प की जरूरत नहीं है। जबकि यदि देखो जैसे इस पुष्प का आप पे पुरुष पुंकेसर हो गया और इसके मेल गेमेट्स हो गए, और यहाँ पर जो ये आपके पास में आप ये कह सकते हो कि ये इस आपके पास में स्त्री केशर हो गया, या जैसे आप यहाँ पर है, इस यहाँ पर ओवेरी है और उसमें फीमेल गेमेट्स है दूसरे पुष्प, उससे जाकर के यदि ये मिलते हैं तो ये आपके पास में जो है वो युग्मनस की प्रक्रिया होती है, तो उसे परपरागण कहते हैं। कारण यही हो गया कि ये एक के अंदर हो रहा है, ये दूसरे के अंदर हो रहा है, तो दो अलग अलग पुष्प हो तो वो परपरागण, और एक के अंदर ही यदि स्त्री केशर पुंकेसर और वो पार्टिसिपेट कर रहे हो रिप्रोडक्शन के अंदर तो ये स्वपरागण हो गया, और यदि दो अलग अलग पुष्प है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो परपरागण हो जाएगा। इन चीज़ों को आपने कम सुना होगा इसलिए थोड़ा अजीब भी लग सकता है। अब देखो, परागण मतलब पॉलिनेशन होता है। सामान्यतः परागणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है, यानी परागण जो होते हैं या पॉलिनेशन होते हैं। क्योंकि परागण हल्के होते हैं अतः वे वायु अथवा जल द्वारा भाकर लाए जा सकते हैं। किस तरीके से एक पुष्प में दूसरे तक पहुंचेंगे ये परागण, ये समझाने की कोशिश करी गई है। तो पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागण चिपके रहते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो वहां से ये वर्तिकाग्र के अंदर पहुंच जाते हैं। तो किस तरीके से एक पुष्प पे दूसरे पे पहुंचते हैं ये परागण, ये बताया गया। परागणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं, मैंने समझा दिया। और यदि किसी अन्य पादप पुष्प पर जाकर के गिरते हैं तो इसे परपरागण बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर ये अंडो कोशिका है आपके पास में, ओवेरी वाला पार्ट है, फिर यहाँ पर देखो ये जाइगोट बनेगा इस तरीके से, ये आपके पास में अंकुरित होता परागण दिखाया गया यहाँ पर, ये इस तरीके से जाइगोट बनेगा, धीरे धीरे एम्ब्रायो बन जाएगा, निषेचन को दिखाया गया, फर्टिलाइजेशन को दिखाया गया, युग्मनस का निर्माण किस तरीके से होता है। तो नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन या संयोग से कोशिका युग्मनस बनती है, जाइगोट बनता है, और युग्मनस जो कि कोशिका युग्मनस या जाइगोट कहलाता है। युग्मनस बनाने के लिए नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन का निषेचन का जरूरी है। उसमें जैसे एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, तो ये तो अपने अंदर भी है, मेल और फीमेल से मिलकर के सेल्स जो होती है आपके पास में, उनसे मिलकर के किसका निर्माण हो जाता है, ओम सेल और स्पर्म सेल मिलके जाइगोट का बनता है। वो इसी तरीके से इनके अंदर भी होता है, पुष्पों के अंदर। तो लैंगिक जनन करीब करीब हम जैसा ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भ्रूण के अंदर या एम्ब्रायो के अंदर डेवलप हो जाता है, में विकसित हो जाता है, जो हमारे अंदर जो प्रक्रिया होती है, ठीक है। फल और बीज का विकास, निषेचन के पश्चात अंडाशय जो आपके पास ओवेरी वाला पार्ट था जो स्त्री केशर के अंदर, फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग जो है मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है, और फल के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, देन वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीजांड के बीज विकसित होते हैं, बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है, यानी कवच के तरह बनाया होता है। ये कुछ इसके कुछ ऐसे बताए गए कि कुछ ऐसे पौधे जो आपके पास में फल होते हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जैसे सेब हो गया, आम हो गया, पपीते हो गए। कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपके पास में ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बादाम वगैरह हो गया, अखरोट वगैरह हो गए, वो थोड़े से टाइट होते हैं। फल और बीज का विकास बताया गया है। कुछ फल गुदेदार होते हैं, रसीले होते हैं जैसे आम, सेब, संतरे। कुछ कठोर होते हैं जैसे बादाम हो गए, अखरोट हो गए, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। बीज प्रकीर्ण यानी किस तरीके से ये डिस्पर्शल होते हैं। तो बीज जरूरी है। बीज इसलिए जरूरी है कि जैसे यदि नहीं तो मतलब एक ही जगह पर यदि बीज गिर जाए, तो यहाँ पर एक ही जगह पर यदि बीज गिरे सारे और दूसरे जगह तक नहीं पहुंचे, तो उससे ये होगा कि एक ही जगह पर बहुत सारे पादप विकसित हो जाएंगे। एक ही जगह पर पादप विकसित होंगे तो इनके बीच में प्रकाश के लिए आपके पास में आप ये कह सकते हो पोषक तत्वों के लिए, जल के लिए यानी वाटर के लिए, प्रकाश, पोषक तत्व, जल आदि के लिए इनके बीच में कंपटीशन होगा। तो ये जरूरी है कि एक ही जगह पर नहीं होकर के ये अलग अलग जगहों पर जाए। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों की विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। पादप के नवोद्भिद नए उगे पौधे के बीच धूप, जल और इन सब चीजों को लेकर कंपटीशन होगा। तो ये डिस्पर्शन होगा, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जाकर के गिरेंगे तो इनके प्रकाश, जल और इनके बीच में प्रतिस्पर्धा कम होगी और इसके कारण से ठीक रहेगा। तो प्रकीर्णन मतलब एक दूसरी जगह पर, डिस्पर्शन यानी अलग अलग जगहों पर जाकर के फैल जाना, तो इनके लिए बाकी इश्यूज नहीं क्रिएट होते। तो ये समझाने की कोशिश यहाँ पर करी गई है, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं ऐसा आपके जो एग्जाम के लिए कायम, वही सभी सूरजमुखी ये वही एग्जाम्पल दिए हुए, कोई बात ही इस तरह की है नहीं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि उतने नहीं ध्यान दोगे तो कोई बात नहीं। तो आज की क्लास में इतनी चीज़ें थी कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है उसको ध्यान देना है। ये मेरा कोर्स है जो कि बायोलॉजी को चल रहा है, आज शाम को 7:30 बजे क्लास है, अब ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मेरे को 8744035689 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
इसके लिए आप एडमिशन के लिए, एनरोलमेंट के लिए मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, जिसका कोड है ST10, और ST10 कोड यूज़ करके एनरोल कर सकते हैं। आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और सभी की क्लासेस आप यहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।